विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत कर रहे थे हम लोग, उसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें आज हमने तृतीय चरण पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन यानी थर्ड फेज, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है पढ़कर। आपको समझ में आएगा कि इस देश के लिए कैसे कैसे लोगों ने शहादत दी अपनी। देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, बहुत संघर्ष करना पड़ा। बड़े संघर्षों के बाद क्या हुआ, कई सालों की गुलामी से क्या हुए, हम मुक्त हुए। चलिए, तो उदारवादी नेताओं की नीतियों एवं कार्य पद्धतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया गर्म विचारधारा वाले राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट हुई। इसके दो रूप थे, उग्र राष्ट्रवाद यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म, और आक्रामक राष्ट्रवाद या जुझारू राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म। इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि एग्रेसिव नेशनलिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म में क्या अंतर होता है। मैंने बताया आपको कि उग्र राष्ट्रवाद यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म और आक्रामक राष्ट्रवाद या जुझारू राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म। आक्रामक राष्ट्रवाद को ही क्रांतिकारी विचारधारा की संज्ञा दी जाती है। इसको आक्रामक राष्ट्रवाद को ही क्रांतिकारी विचारधारा की संज्ञा दी जाती है। क्रांतिकारी भी गर्म विचारधारा के ही अंग थे। सुभाष कश्यप ने कहा है कि क्रांतिकारियों की गर्म विचारधारा के क्रांतिकारी भी गर्म विचारधारा के ही अंग थे, किंतु वे विदेशी शासन से मुक्ति के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रयोग आवश्यक और उचित समझते थे। आवश्यक और उचित समझते थे। जिन कारणों से उग्रवाद का विकास हुआ था, उन्हीं के चलते भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन का भी उदय हुआ। यह दल बल पूर्वक अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना चाहता था। इसके लिए इन्होंने षड्यंत्रों और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। षड्यंत्रों और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। ये दो चरणों में हुआ ये आंदोलन। प्रथम चरण 1905 से 1915 और द्वितीय चरण 1924 से 1946। 24 क्यों बोल रहे हैं, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। 1928 में उसका नाम बदलकर एचएसआरए कर देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिरोज शाह कोटला में इनकी बैठक होती क्रांतिकारियों की। चंद्रशेखर आजाद होते हैं पंडित जी, और कौन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लड़के क्या कर रहे हैं उस जमाने के, क्या कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं पाता था, सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पर, अंग्रेजों के समय में। ठीक है, असेंबली हॉल में बम फेंक रहे हैं, सैंडर्स की हत्या कर रहे हैं, काकोरी ट्रेन डकैती चल रही है ना, यानी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं किसके लिए, शस्त्रों के लिए, क्योंकि पैसा नहीं है शस्त्रों के लिए। उधर बंगाल में अलग चल रहा, पूरे देश के अलग अलग भागों में। तो दो चरणों में पढ़ रहे हैं, 1905 से 1915 तक। तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण यानी फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। भारत में क्रांतिकारी कार्यवाही सर्वप्रथम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई। कहां से, महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई। टफ लोग है ना महाराष्ट्र के, वृष्टि छाया प्रदेश जो होगा, जहां का भूगोल कठिन होगा, वहां पर जीवन भी क्या होगा, कठिन होगा। लोग कैसे होंगे, कठोर होंगे। कैसे होंगे, कठोर होंगे, है ना। तो उनका प्रधान केंद्र बंगाल बन गया था। क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त संगठन बनाए, हथियार एकत्र किए, सरकारी खजानों को लूटा, अंग्रेजों या देशद्रोहियों की हत्याएं की। इनके कार्यों की गतिविधियां सबसे तेज बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में थी। देश के अन्य भागों में भी, विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे। अब सबसे पहले महाराष्ट्र का पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता यानी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि रामोसी आंदोलन 1879 के द्वारा वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रारंभ किया। 1879 वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी आंदोलन से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई। रामोसियों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डकैतियां डाली। इसके उपरांत 22 जून 1897 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या हुई। इस देश में यूरोपियों की सबसे पहली राजनीतिक हत्या कहां पर हुई, पूना में, 1897 22 जून। इसके लिए दो चित्पावन ब्राह्मण दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, जिन्हें हम क्या जानते हैं, चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर,
उत्तरदायी थे। इस हत्या का निशाना पूना का प्लेग समिति का प्रधान वॉल्टर चार्ल्स रैंड था। कौन था? प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की इन्होंने, परंतु लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की भी अकस्मात मारा गया। कौन मारा गया? रैंड की हत्या हुई, साथ में आयर्स्ट की हत्या हो गई। चापेकर बंधु पकड़े गए, दोषी पाए गए, 18 अप्रैल 1898 को फांसी पर लटका दिए गए। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में द्रविड़ बंधुओं, कौन द्रविड़? गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ की भूमिका थी। इसलिए व्यायाम मंडल के सदस्यों ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? द्रविड़ बंधु कौन थे? गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ की हत्या किसने की? व्यायाम मंडल के सदस्यों ने इनकी हत्या कर दी। व्यायाम मंडल के इन सदस्यों को बाद में मृत्युदंड और आजीवन कारावास दे दिया गया। पुनश्च शासक वर्ग के अंग्रेजों के विरुद्ध, शासक वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने पत्र केसरी में लेख लिखने के लिए तिलक को भी उत्तरदायी ठहराया और 18 मास का कड़ा कारावास दिया। लेख में तिलक ने उक्त हत्याओं की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी। सिर्फ इतना लिखने पर कि जैसे शिवाजी ने अफजल खां को मारा, वैसे ही व्यायाम मंडल के लोगों ने या चापेकर बंधुओं ने रैंड और एमएस आयर्स की हत्या कर दी। इस बात पर 18 महीने की कैद दी गई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। समझ में आ गया? तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, उनको सजा दी गई। महाराष्ट्र की जो अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बता रहा हूं। व्यायाम मंडल की स्थापना, जो संस्थापक थे वो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु थे। 1896-97 में इन्होंने स्थापना की थी, पूना महाराष्ट्र में की थी। उद्देश्य क्या था? ब्रिटानिया हुकूमत के विरोध में युवकों को संगठित कर व्यायाम और शस्त्र संचालन की शिक्षा देकर एक ऐसा गुट तैयार करना जो देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो। एक्सरसाइज करनी भी जरूरी होती है, लड़ाई लड़नी है तो शरीर भी क्या रहना चाहिए? स्वस्थ। इसलिए उन्होंने क्या बनाया? व्यायाम मंडल। फिर मित्र मेला भाई, मित्र मेला और अभिनव भारत। पुराना नाम मित्र मेला है, नया नाम अभिनव भारत है। गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। किसकी? मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में परिणत हो गया। क्वेश्चन बना एक बार, अभिनव भारत समाज का पुराना नाम क्या था? मित्र मेला। किसने बनाया था मित्र मेला? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित इस अभिनव भारत का महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में प्रथम स्थान था। यह मैजनी के तरुण इटली के सदृश एक गुप्त सभा थी। जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो इटली के इतिहास में हम पढ़ते हैं मैजनी, इसका नाम पढ़ते हैं, सीक्रेट सोसाइटी थी उनकी। तो ऐसे ही यहाँ पर अभिनव भारत भी क्या थी? एक गुप्त सभा थी। गणेश सावरकर इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे। 9 जून 1909 को नासिक के जिला दंड नायक यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें काले पानी की सजा दे दी। इसकी अनेक शाखाएं देश के अन्य भागों में फैली हुई थी। पांडुरंग महादेव वापट, जिन्हें की बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस भेजा गया था, इसी संस्था के सक्रिय सदस्य थे। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, पेरिस किसको भेजा गया था अभिनव भारत से? आंसर, पांडुरंग महादेव बापट। क्यों भेजा गया था पेरिस? बम बनाने की कला सीखने के लिए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी कार्यों द्वारा भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसी बीच 1906 में विनायक दामोदर सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। फिर भी यह संस्था भारत में अबाध रूप से सक्रिय रही। अगला है नासिक षड्यंत्र केस 1909। 21 दिसंबर 1909 को गणेश सावरकर को सजा देने के प्रतिक्रिया स्वरूप नासिक के अप्रिय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला दंड नायक जैक्सन की हत्या कर दी। किसने? अनंत लक्ष्मण करकरे बोलते हैं, कन्हारे बोलते हैं, अनंत लक्ष्मण करकरे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसकी? नासिक के डीएम जैक्सन की। इस हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णाजी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी की सजा दे दी गई। इस केस के संदर्भ में विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटेन में गिरफ्तार करके भारत लाया गया और उन पर 37 अन्य व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्या दी गई? आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कैसा रहा? महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी आतंकवाद का प्रचार हुआ। बंग विभाजन की योजना, इसके विरुद्ध जनाक्रोश की भावना
और सरकारी दमनात्मक कार्यवाहियों ने आतंकवादी कार्यवाहियों का प्रसार किया। यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। भद्रलोक समाज से हुआ। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था कौन? अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथ मित्रा, पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु द्वारा व्यायामशाला के रूप में की गई थी। प्रमथ मित्रा, पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु, बोस और बसु एक ही होते हैं, द्वारा व्यायामशाला के रूप में की गई थी। बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा 1907 ईस्वी में इस समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किया गया। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने क्या किया? व्यायामशाला का पुनर्गठन किया। ठीक है। बंगाल के अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों जैसे संध्या, संध्या के जो वो थे संपादक कौन थे? ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या, अरविंदो घोष का वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ दत्त का युगांतर, इनका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। बारिंद्र कुमार घोष की भवानी मंदिर, बारिंद्र कुमार घोष की ही वर्तमान रणनीति और मुक्ति कौन पथे जैसी क्रांतिकारी पथ प्रदर्शक पुस्तकों की रचना की गई। आतंकवादी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, मुक्ति कौन पथे, भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति। ठीक है, ये याद करना है आपने। आतंकी गतिविधियों के संचालन हेतु 1907 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष द्वारा मणिकतल्ला नामक पार्टी बनाई गई। कौन सी? मणिकतल्ला नामक पार्टी बनाई गई। ब्रिटिश राज्य का तख्ता पलटने के लिए बंगाली क्रांतिकारियों ने 6 सूत्री कार्यक्रम बनाया। नंबर 1, प्रेस के द्वारा जोरदार प्रचार के जरिए शिक्षित वर्ग में ब्रिटिश राज्य के प्रति घृणा का भावना पैदा करने के लिए। दूसरा, देश के शहीदों की जीवनियों को संगीत और नाटक के द्वारा लोगों के सामने रखकर मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करना। तीसरा, जल से जुलूस, हड़ताल आदि करके दुश्मन को व्यस्त रखना। चौथा, सैनिक शिक्षा, व्यायाम, धार्मिक कार्यक्रम, शक्ति पूजा इत्यादि के लिए युवकों की भर्ती करना। पांचवा, हथियार प्राप्त करना, जैसे बम बनाना, बंदूकें इत्यादि चोरी करना, विदेशों से शस्त्र खरीदकर देश में चोरी छिपे लाना। और छठा काम था चंदे और डकैती के जरिए पैसा इकट्ठा करना। ठीक है भाई। तो बंगाल विभाजन के समय से लेकर उनके स्थगन तक के समय को बंगाली क्रांतिकारियों ने काफी आतंकपूर्ण कार्य किए। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है। अनुशीलन समिति, सबसे पहले अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्याता बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी चट्टोपाध्याय एक ही होते हैं, बनर्जी बंदोपाध्याय एक ही होते हैं, बोस बसु एक ही होते हैं, बोस और बसु एक ही होते हैं, चट्टोपाध्याय चटर्जी, बंदोपाध्याय बनर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इसका शुभारंभ 1902 में व्यायामशाला के रूप में हुआ। शुरुआत में समिति का नाम भारत अनुशीलन समिति था, जिसके अध्यक्ष प्रमथनाथ मित्र और उपाध्यक्ष चितरंजन दास तथा अरविंद थे। कोषाध्यक्ष जो थे वो सुरेंद्रनाथ ठाकुर थे, जबकि सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी। सिस्टर निवेदिता एकमात्र। ये आपके किनके साथ दिखती है सिस्टर निवेदिता? हाँ जी, नरेंद्रनाथ दत्त के साथ दिखती हैं, विवेकानंद जी के साथ दिखती है ना। इनकी प्रमुख गतिविधियों में स्थान स्थान पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं में बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों का वध करना सम्मिलित था। अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य उन भारतीय अधिकारियों का वध करने में भी नहीं चूकते थे जिन्हें वे अंग्रेजों का पिट्ठू और हिंदुस्तान का गद्दार समझते थे। 1907 ईस्वी में कलकत्ता में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून, खून के बदले खून। 1905 में बंगाल विभाजन ने युवाओं को आंदोलित कर दिया था, जो कि अनुशीलन समिति की सक्रियता के पीछे एक मुख्य वजह थी। दूसरा है ढाका अनुशीलन समिति। कलकत्ता के अनुशीलन समिति की दूसरी शाखा ढाका की अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1906 ईस्वी में पुलिन बिहारी दास और प्रमथ मित्रा द्वारा की गई। यहां पर इनकी 500 से अधिक शाखाएं थी। अन्य समितियां कौन सी थी?
बंगाल के विभाजनोपरांत बंगाल के उग्रवादी राष्ट्रवाद को तीव्र प्रेरणा प्राप्त हुई और अनेक गुप्त क्रांतिकारी समितियों की स्थापना हुई, जिसमें विपिन बिहारी गांगुली द्वारा स्थापित आत्मोन्नति समिति, मायमेन सिंह की सुहृदय समिति और साधना समिति, बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति और फरीदपुर की व्रती समिति। क्या क्या बताया मैंने? विपिन बिहारी गांगुली द्वारा स्थापित आत्मोन्नति समिति, मायमेन सिंह की सुहृदय समिति तथा साधना समिति, बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति और फरीदपुर की व्रती समिति प्रमुख थी। युगांतर नामक पत्रिका के संज्ञक युगांतर समिति की स्थापना की गई, जिसने बारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में बंगाल में सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजा दिया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसी समिति के सक्रिय सदस्य थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब आता है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। D.H. किंग्सफोर्ड कलकत्ता में एक क्रूर मजिस्ट्रेट था। उसके क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था उसने। परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का चयन हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। हिंदुस्तान के इस पहले बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड बच गया। किंग्सफोर्ड क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गया। किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई। ये गड़बड़ हो गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पुलिस से घिर गए, जिसमें चाकी ने अपने आप को गोली मार दी और बोस पकड़े गए, खुदीराम बोस पकड़े गए। उन्हें 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी। 18 साल के लड़के थे। कितने? भगत सिंह भी बहुत बड़ी उम्र में फांसी थोड़े लगे, 23 साल में फांसी लग गई थी उनको। चंद्रशेखर आजाद 25 साल। दिखते हैं वो मूंछों वाले, बड़े बड़े दिखते हैं, क्योंकि पहले जो था खान पान बड़ा अच्छा था, बड़ी जल्दी ग्रोथ होती थी, दाढ़ी मूछें जल्दी आ जाती थी। बट ये थे लड़के सब क्रांतिकारी, गरम खून जिसको बोलते हैं। तो कहाँ है वो भारत के बेटे जिन्हें नाज था हिंद पर, वो कहाँ है ना? चलो जी, अलीपुर षड्यंत्र केस। सरकार ने मणिक टोला उद्यानम कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थानों पर छापे मारे, 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इन सब अभियुक्तों को अलीपुर कलकत्ता कारागार में रखा गया। इनमें 2 घोष बंधु अरविंदो घोष और बारिंद्र कुमार घोष भी शामिल थे। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस की संज्ञा से विहित किया गया। इस केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया, किंतु सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हैयालाल दत्त ने नरेंद्र गोसाई को जेल में ही 31 अगस्त 1908 में हत्या कर दी। इसके लिए दोनों को नवंबर 1908 में फांसी दे दी गई। इस केस में बारिंद्र घोष गुट के सभी सदस्यों को आजीवन कालापानी की सजा दी गई। प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास के अथक प्रयासों से अरविंदो घोष बरी हो गए। चारू चंद्र राय को फ्रांसीसी सरकार की बस्ती का नागरिक होने के कारण रिहा कर दिया गया। अरविंदो घोष इस घटना के बाद पांडिचेरी चले गए और वहां ऑरोविलो आश्रम बनाकर रहने लगे। इस केस के बाद 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर वह हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 का। बाघा जतिन की उपमा से प्रसिद्ध जतिंद्रनाथ मुखर्जी, बाघा जतिन, बाघ मतलब बंगाल का बाघ कौन? जतिंद्रनाथ मुखर्जी से संबद्ध है। डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या के आरोप में बाघा जतिन पर हावड़ा षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें उन्हें 1 वर्ष की कारावास की सजा हुई। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी, दार्शनिक, क्रांतिकारी एवं युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता भी रहे। दुर्भाग्य यह है कि देश जब आजाद हुआ तो इनको वो यथोचित सम्मान नहीं दिया गया इन लोगों को जो मिलना चाहिए था, है ना? भगत सिंह के साथ जो बटकेश्वर दत्त थे ना, आजादी के बाद बड़ी दुर्गति हुई की उनकी। लास्ट में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि मुझे वहीं पर दफनाना, भाई वहीं पर जलाना जहां पर भगत सिंह है ना? भगत सिंह की जहां पर समाधि है उसी के बगल में क्या करना मुझे। चलो जी, और कितने लोग जानते हैं कि भगत सिंह की समाधि कहां पर है? भगत सिंह का गांव कितने लोग जानते हैं? भगत सिंह की मां का नाम कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते लोग, क्योंकि इतिहास में दबा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा पूरा कितने लोग जानते हैं? नहीं पढ़ाया गया, है ना? और ये नाम तो कुछ लोग जो नए बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, बाघा जतिन भी थे कोई, जतिंद्रनाथ मुखर्जी, ये नाम कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। किसका?
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम सुने हो? नहीं सुने हो, है ना? तो बहुत संघर्ष करना पड़ा भाई। चलो जी, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन 1912 में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली आया। 23 दिसंबर 1912 को 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर ही रही थी, तभी उनके काफिले पर बम फेंका गया। इसमें कई लोग मारे गए, हार्डिंग बच गया, लेकिन ये बड़ी अच्छी किस्मत लेके आया थे, हार्डिंग बच गया। इस घटना को दिल्ली बम कांड या हार्डिंग बम कांड की संज्ञा से जाना जाता है। इस बम कांड का षड्यंत्र में मुख्य भूमिका जो थी वो रास बिहारी बोस की थी, सचिंद्र सान्याल की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल की थी। मास्टर अमीर चंद, मास्टर अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया था। पुलिस ने इस कांड में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके दिल्ली षड्यंत्र केस का नाम से मुकदमा चलाया। इस घटना को मूर्त रूप प्रदान करने वाले चारों लोगों को फांसी दे दी गई। अमीर चंद्र, मास्टर अवध बिहारी, मास्टर मतलब छोटा बच्चा है ये, अवध बिहारी 18 साल से भी नीचे, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, चारों को फांसी दे दी गई। दीनानाथ, हनुमंत सहाय, बलराज आदि को देश से निर्वासित कर दिया गया। रास बिहारी बोस जापान चले गए, जहां उन्होंने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की। समझ में आ रहा है? अब है सबसे इंपॉर्टेंट, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन भाई, इसमें पंजाब में 1906 ईस्वी में प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया था। पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्यापक जन असंतोष व्याप्त था। उपनिवेशीकरण विधेयक, विधेयक मतलब बिल, विधेयक मतलब बिल। इसका उद्देश्य चिनाब नदी के क्षेत्र में भूमि की चकबंदी को हतोत्साहित करना और संपत्ति के विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप करना था। चकबंदी समझते हो? अगर आपके खेत बिखरे हुए हैं तो उनको एक स्थान पर समेटना। जैसे आपके कुछ खेत उधर हैं, आपके सारे खेत एक जगह पर दूसरे व्यक्ति के, मतलब आप अपने खेत किसी दूसरे को दोगे, दूसरा आपको देगा, आपके सारे खेत एक जगह पर हो जाएंगे। दैट इज चकबंदी। समझते हो? तो ठीक है भाई, उपनिवेशीकरण विधेयक चकबंदी को हतोत्साहित कर रहा था ये विधेयक, और संपत्ति के विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा था। इसी समय सरकार ने जल कर, वाटर टैक्स में वृद्धि का फैसला किया, जिससे जनता में व्यापक असंतोष फैल गया। इस तूफान को देखकर सरकार बेचैन हो गई। उसने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर दिया, मांडले जेल भेज दिया। अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह के चाचा है, क्रांतिकारी परिवार से थे भगत सिंह। अजीत सिंह मोहब्बत क्या था इनका, एक संस्था थी, क्या थी? अजीत सिंह की संस्था का नाम देखिए क्या था? मुहिब्बान वतन, अंजुमन मुहिब्बान वतन है। हाँ ठीक है जी। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। 1915 में पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें निश्चित किया गया कि 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तर भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाया जाए। यह योजना सरकार को पता चल गई। अनेक नेता पकड़े गए। इन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमान ए मुहिब्बान वतन नामक संस्था की स्थापना की। भारत माता नाम से अखबार निकाला। इसके अलावा परमानंद, सैयद हैदर रजा और लाल चंद्र फलक ने भी पंजाब में क्रांतिकारियों को अपने काव्यों एवं लेखों से उत्प्रेरित किया। लाहौर षड्यंत्र 1915। गदर पार्टी के नेता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जबकि ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी, एक संगठित विद्रोह करना चाहते थे। इस निमित्त उन्होंने समस्त भारतीय मूल के हिंदुस्तानियों को भारत लौटने के लिए आहूत किया। इस प्रकार गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना, कौन? सोहन सिंह भाकना, देश नु चलो गाना है सोहन सिंह भाकना का, जो कि जापान में थे, ने भारत आने का निर्णय लिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी योजना को तैयार किया। ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मनों से मदद प्राप्त करने के लिए गदर पार्टी ने बरकतुल्ला को काबुल भेजा। कपूर सिंह मोही चीनी क्रांतिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए
सन्यात सेन से मिले। सोहन सिंह भागना भी टोक्यो से में जर्मन काउंसिलर से मिले। तेजा सिंह स्वतंत्र ने तुर्किश मिलिट्री अकादमी में जाना तय कर लिया ताकि प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके। गदर पार्टी के नेता जल मार्ग से भारत पहुंचना चाहते थे। इसके लिए कामागाटा मारू, एसएस कोरिया, तोशा मारू, नैमशेंग नाम के जहाजों में हजारों गदर नेता चढ़कर भारत की ओर आने लगे। लेकिन यह सूचना ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंच गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा वाले पोस्टरों को गंभीरता से लिया। सितंबर 1914 ईस्वी को सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे भारत में दाखिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है, भले ही वह भारतीय मूल का ही क्यों ना हो। कामागाटा मारू के यात्री इस अध्यादेश के पहले शिकार बने। सोहन सिंह भागना और अन्य लोगों को नैमसेंग जहाज से उतरते समय गिरफ्तार कर लिया गया और लुधियाना लाया गया। वे गदर सदस्य जो तोशा मारू जहाज से आए थे वे भी पकड़े गए और उन्हें मिंट गुमरी और मुल्तान की जेलों में भेज दिया गया। ठीक है, माउंट गोमरी या मिंट गुमरी। अधिकांश गदर आंदोलनकारी सिख मजदूर और सैनिक थे, अतः उन्होंने अपनी लड़ाई पंजाब से प्रारंभ की। भारत में गदर के जवानों ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए। विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा, ये बहुत बड़े नाम है उस जमाने के। करतार सिंह सराभा साहब, विष्णु गणेश पिंगले, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, हाफिज अब्दुल्ला आदि क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अमृतसर को कंट्रोल सेंटर के रूप में प्रयोग किया। उसे गदर पार्टी के बाद में लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। 12 फरवरी 1915 को गदर पार्टी ने निर्णय लिया कि विद्रोह और क्रांति का दिन 21 फरवरी 1915 होगा। विद्रोह लाहौर की मियां मीर छावनी और फिरोजपुर छावनी से प्रारंभ करना निश्चित हुआ। मियां मीर उस समय अंग्रेजों की 9 डिवीजन में से एक डिवीजन का केंद्र था और पंजाब की सभी छावनियां इसके अधीन थी। फिरोजपुर की छावनी में इतना हथियार और गोला बारूद था जिसके इस्तेमाल से अंग्रेज सेना को पराजित किया जा सकता था। उस समय तक गोरी सेना यूरोप भेजी जा चुकी थी और छावनियों में अधिकांश भारतीय मूल के सिपाही और अफसर ही मौजूद थे। पूरी रणनीति को मियां मीर, फिरोजपुर, मेरठ, लाहौर और दिल्ली की फौजी छावनियों में लागू किया गया था। कोहाट, बन्नू और दीनापुर में भी विद्रोह उसी दिन होना था। करतार सिंह सराभा को फिरोजपुर को नियंत्रण में लेना था। पिंगले को मेरठ से दिल्ली की ओर बढ़ना था। डॉक्टर मथुरा सिंह को फ्रंटियर के क्षेत्रों में जाना था। निदान सिंह चुग और गुरमुख सिंह और हरनाम को झेलम, रावलपिंडी और होती मर्दान जाना था। भाई परमानंद जी को पेशावर का कार्य दिया गया था। दुर्भाग्य से ब्रिटिश हुकूमत को अपने एजेंटों के माध्यम से क्रांति की खबर लग गई। ब्रिटिश प्रशासन ने तीव्रता दिखाते हुए बारूद के गोदामों पर कब्जा कर लिया। गदर पार्टी के बहुत से नेताओं और योजकों को गिरफ्तार करके लाहौर में कैद कर लिया गया। 82 गदर नेताओं के ऊपर मुकदमा चला जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया। 17 गदर सदस्यों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। समझ में आया क्या क्या हुआ था? अब उसके बाद पढ़ेंगे हम विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। इंडिया होम रूल सोसाइटी है, विलियम कर्जन वाइली की हत्या है, मैडम भीकाजी कामा का जो मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी कहलाती हैं, मैडम जी भीकाजी किया रुस्तम कामा। अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन होता है ना। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, गदर आंदोलन, बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी। जर्मन में क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। भारत में अस्थायी सरकारें बनती है। कामागाटा मारू प्रकरण होता है, तोशा मारू प्रकरण होता है। ठीक है, तो ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।